शुरू करते हैं न्यूज पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा एक बार फिर सेना एनडीआरएफ की जांबाजी की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सेना के जवान कुछ लोगों के लिए मददगार साबित हुए। दरअसल ये लोग पार्वती नदी के दूसरी ओर टापू पर फंस गए थे। ऐसे में जब इसकी सूचना सेना के पास पहुंची तो उसके जाबाजों ने राहत और बचाव अभियान चलाया। इस दौरान सभी लोगों को नाव से बचा लिया गया। इतना ही नहीं, सेना के जवानों को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कुछ और लोग भी फंसे दिखाई दिए, उन्हें भी वहाँ से निकाल लिया गया। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भारी बारिश से स्थिति गंभीर हो गई है। कई गाँव जलमग्न हो गए हैं। ऐसे में सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुंबई के एक अस्पताल में सफल एंजियोप्लास्टी की गई। इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की। रोहिणी ने लिखा कि अब उनके पिता बिल्कुल ठीक हैं। लालू यादव लंबे समय से किडनी के अलावा दिल की बीमारी से भी जूझ रहे हैं। यूपी के प्रयागराज जंक्शन पर एक दंपत्ति के लिए कुछ आरपीएफ जवान और यात्री देवदूत साबित हुए। दरअसल ट्रेन में चढ़ने के दौरान ये पति पत्नी प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गैप में फंस गए। ऐसे में वो कुछ आगे तक घिसटते रहे। इस दौरान आरपीएफ जवानों की मुस्तैदी के चलते दोनों को बचा लिया गया। घटना से जुड़ा वीडियो भी सामने आया। यूपी के आगरा में इतनी बारिश हुई कि ताजमहल के बगीचे तालाब में तब्दील हो गए। कहा जा रहा है कि ये वीडियो वहां घूमने गए किसी सैलानी ने शूट किया और फिर इसे वायरल कर दिया। हालांकि बताया गया कि जैसे ही ये पानी भरा तो पुरातत्व विभाग ने पानी की निकासी का काम शुरू कर दिया। देश भर में गणेशोत्सव की धूम है। ऐसे में मुंबई समेत कई जगहों पर शानदार गणेश पंडाल बनाए गए हैं। सूरत में भी एक अनोखा पंडाल तैयार किया गया। यहाँ पंडाल में गणेश जी अपनी माता पार्वती और पिता महादेव की परिक्रमा करते नजर आ रहे हैं। वहीं इस गणपति पंडाल में कार्तिकेय भी हैं। ये कम से कम 3 महीने तो लग गए हमको सोचने में और सब बनाने में। और ये जो है वो थर्मोकोल में सब बनाए हुए हैं, वो भी हमने खुद तैयार किया है। अब भी सबसे ज्यादा बात कहूँ तो ये जो पंडाल है ना, वो हमने किसी भी वो पंडाल वाले डेकोरेशन वाले से पास नहीं करवाया, सब ये बच्चे लोग ने खुद किया है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर राजधानी दिल्ली में ऑफ आवर में होने वाली मौतों से जुड़ी हुई है। दिल्ली में होने वाले सड़क हादसों और उनमें होने वाली मौतों को लेकर एक रिपोर्ट आई। ये रिपोर्ट दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से जारी की गई थी। इस रिपोर्ट की माने तो दिल्ली में हर दिन 4 लोगों की मौत सड़क हादसे में हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक इन हादसों में सर्वाधिक मौतें रात के 9 बजे से 2 बजे के बीच होती। ऐसे में जरूरी है कि दिल्ली में ऑफ आवर में होने वाले सड़क हादसों को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर रात में होने वाले हादसों को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली की सड़कों पर रात में चलने का मतलब मौत को दावत देना है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आम दिनों की तुलना में वीकेंड पर सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। वीकेंड पर ज्यादा हादसे और उन हादसों में मौत होने की सबसे बड़ी वजह तेज रफ्तार से वाहन चलाना है। ये रिपोर्ट दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से जारी की गई है। इस रिपोर्ट की माने तो दिल्ली में हर दिन 4 लोगों की मौत सड़क हादसे में हो जाती है। साल 2022 में हुए हादसों की स्टडी कर दिल्ली सरकार ने बताया कि सबसे ज्यादा ये हादसे ऑफ आवर यानी रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 2 बजे तक होते हैं और इन हादसों में जान गंवाने वाले ज्यादातर पुरुष होते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में होने वाले सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौत पैदल चलने वालों की होती है। वहीं बाइकर्स का स्थान दूसरे नंबर पर है और 4 पहिया वाहन चालकों की मौत महज 5% बताई गई है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जो वाकई में डराने और चौंकाने वाली है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ये रिपोर्ट दावा करती है कि दिल्ली में हर दिन
4 लोगों की जान सड़क हादसों में जा रही है। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि ये सड़क हादसे रात 9 बजे से रात 2 बजे तक होते हैं। इन सड़क हादसों में सबसे ज्यादा युवा अपनी जान गंवा रहे हैं और उनकी भी संख्या पुरुषों में ज्यादा है। वहीं गौर करने वाली बात यह भी है कि सड़क पर चलने वाले 50% लोगों की जान इन सड़क हादसों में जा रही है और ये सड़क हादसे शनिवार, रविवार और सोमवार को सबसे ज्यादा होते हैं। वहीं प्री कोविड की तुलना में एक बार फिर से सड़क हादसों की संख्या वहीं पहुंच गई है जहां साल 2020 से पहले हुआ करती थी। रिपोर्ट के मुताबिक सड़क हादसों में जान गंवाने वालों में 50% लोग सड़क पर पैदल चल रहे थे, जबकि 45% ऐसे थे जो या तो 2 व्हीलर या फिर 3 व्हीलर पर सवार थे। दिल्ली परिवहन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में जो भी सड़क हादसे हुए उनमें 50% मौत पैदल यात्रियों की हुई। सरकार ने बताया कि इनमें से ज्यादातर हादसों को रोका जा सकता था। पैदल यात्रियों की ही तरह 45% हादसे बाइक सवारों के भी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में दिल्ली में 1517 जानलेवा सड़क हादसे हुए थे, जिनमें 1571 लोगों की मौत हो गई थी। यानी औसतन हर दिन 4 लोगों की मौत सड़क हादसों में हो रही है। ये आंकड़ा साल 2021 की अपेक्षा करीब 28% ज्यादा है। रिपोर्ट में सड़क हादसों में 97% मौतों की वजह लापरवाही और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना गया। इन हादसों में 89% मौतें पुरुषों की हुई, वहीं महज 11% महिलाएं हादसों की शिकार हुई। सड़क हादसों में जान गंवाने वाले ज्यादातर 20 से 39 साल की उम्र के होते हैं। मैं मानता हूं कि जो लोगों का बिहेवियर है टुवर्ड्स रोड सेफ्टी एंड रोड यूजेज का, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। दिल्ली में हादसे बढ़ रहे हैं और आंकड़े तो खैर चौंकाने वाले रिजल्ट हैं, बट मैं मानता हूं कि लोग कई कारण हैं। लोग शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, लोग लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, लोग रोड सेफ्टी के जो नियम हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं। व्हीकुलर पॉपुलेशन बहुत है, सड़कें छोटी हैं, सड़कों पे आप देखिए कई जगह हॉकर्स हैं, कई जगह वेंडर्स हैं, कई जगह फुटपाथ पे दुकानें हैं। तो एज सच देखा जाए तो रोड पे सड़कें कम है, लोग ज्यादा हैं। सरकार ने ये रिपोर्ट दिल्ली में सड़क हादसों को कम करने की रणनीति बनाने के लिए तैयार की है। इसमें पाया गया कि चूंकि ज्यादातर गंभीर हादसे ऑफआर यानी रात 9 बजे से सुबह 2 बजे के बीच हो रहे हैं, इसलिए इसका एक कारण सड़कों पर लाइट का न होना भी बताया गया है। रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि रात के सन्नाटे में वाहन चालक दूसरे वाहनों को टक्कर मारकर भाग जाते हैं। ऐसे हालात में जख्मी शख्स को समय रहते इलाज नहीं मिल पाता और उसकी जान चली जाती है। रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली में हुए 81% सड़क हादसे भारी वाहन और लाइट मोटर व्हीकल की वजह से हुए, जबकि 59% मामले हिट एंड रन के सामने आए थे। हिट एंड रन के मामलों में सबसे ज्यादा 57% मौतें पैदल चलने वाले यात्रियों की हुई हैं। उसके बाद 2 व्हीलर सवार 33% थे। रिपोर्ट ये भी बताती है कि अंधेरा चढ़ते ही सड़क हादसों की संख्या भी बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा मौतें रात 9 बजे से 2 बजे के बीच होती हैं। आमतौर पे देखा गया है कि शाम को लोग ऑफिस से निकलते हैं और लोग बार और पब्स में जाते हैं और फिर शराब पी के गाड़ी चलाते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग ड्रिंकिंग ड्राइविंग दिल्ली की बहुत ज्यादा है और लोग इसका प्रचलन भी करते हैं। और खास करके आप देखिए रात का जो समय है, खास करके 11 से 3-4 बजे का, वो हर जगह नुक एंड कॉर्नर में दिल्ली में पब्स हैं, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो होटल्स हो, चाहे वो क्लब्स हो। कॉलोनी में आजकल तो दुकानें इतनी बड़ी फैंसी दुकानें हैं। तो ये कई सारे कारण हैं जहां सड़क हादसे दिल्ली में बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 35% से ज्यादा मौतें रात 9 से 2 बजे के बीच हुई थी। इन 5 घंटों में 521 मौतें दर्ज की गई थी। ये वो वक्त होता है जब हिट एंड रन के मामले सबसे ज्यादा सामने आते हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में लोग ज्यादा तेज स्पीड में गाड़ियां चलाते हैं। इतना ही नहीं, घातक सड़क हादसों के लिहाज से शनिवार, रविवार और सोमवार सबसे खतरनाक दिन हैं। इन्हीं 3 दिन में सबसे ज्यादा मौतें हुई थी। इन 3 दिनों में साल 2022 में 674 यानी 45% मौतें हुई थी। सड़क हादसों और हिट एंड रन के मामलों में उत्तरी दिल्ली सबसे आगे है।
साल 2022 में उत्तरी दिल्ली में 260 सड़क हादसे हुए थे, जिनमें से 150 हिट एंड रन के मामले थे। इस मामले में उत्तर पूर्वी दिल्ली सबसे ज्यादा सुरक्षित है। यहाँ 53 हादसे हुए, जिनमें 34 हिट एंड रन के केस थे। लोगों में एक डर नहीं है, लोगों में लॉ अबाइडिंग, लॉ फॉलो करने का भय नहीं है, डर नहीं है। और एक तरफ तो वो है, दूसरी तरफ एनफ पेट्रोलिंग, एनफ पुलिस, एनफ एनफोर्समेंट वो भी नहीं है। खास करके रात को जब लोग डिनर के बाद निकलते हैं, कोई फंक्शन के बाद, या शादी है या किसी सेलिब्रेशन की उसमें जाते हैं, खास करके फार्म हाउसेज और इस तरफ जो काफी लोग मार्केट्स में जाते हैं, तो पुलिस का एनफोर्समेंट नहीं है। पुलिस के पिकेट्स जरूर होते हैं, मगर वहां लोग कम पाए जाते हैं। इससे साफ है कि सड़क हादसों की सबसे बड़ी वजह ओवर स्पीडिंग है। इसके साथ ही नशे में गाड़ी चलाना, लापरवाही से ड्राइविंग करना और ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करना सड़क हादसों की बड़ी वजह है। ऐसे में जरूरी है कि दिल्ली में ऑफ आवर यानी रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 2 बजे तक होने वाले सड़क हादसों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश, कई जगह लगा भारी जाम, उड़ानों पर भी असर। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच सेंट पीटर्सबर्ग में मुलाकात हुई। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे के बारे में पुतिन को जानकारी दी। वैसे रूस ने इस बात से इनकार किया है कि डोभाल ने पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कोई संदेश दिया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में अवैध मस्जिद निर्माण का आरोप लगाते हुए कुछ हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं मंडी नगर निगम ने मस्जिद कमेटी को अहम आदेश दिया। उसने कहा कि मस्जिद का बिना अनुमति के बनाया गया ढांचा तोड़ना होगा। इसके लिए कमेटी को 30 दिन दिए गए हैं। उधर शिमला में सभी दलों के साथ बैठक के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अवैध निर्माण मंजूर नहीं है, लेकिन अवैध निर्माण को लेकर भी कानून के दायरे में कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया। अब इसे श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाएगा। इसकी जानकारी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने लिखा कि श्री विजयपुरम नाम हमारे स्वाधीनता के संघर्ष और इसमें अंडमान और निकोबार के योगदान को दिखाता है। अहमदाबाद का जर्जर हाटकेश्वर ब्रिज तोड़ा जाएगा। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि जितने पैसों में ये बनाया गया था, उससे कहीं ज्यादा इसे तोड़ने में लगेंगे। दरअसल ये पुल साल 2017 में 42 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था, लेकिन इस पुल को तोड़ने में 52 करोड़ रुपए खर्च होंगे। महज कुछ ही वर्षों में ये पुल जर्जर हो गया। लिहाजा नियमों के अनुसार अब ये खर्च पुल बनाने वाली कंपनी से ही वसूला जाएगा। कोलकाता कांड के आरोपी संजय रॉय का नार्को टेस्ट नहीं होगा। निचली अदालत ने सीबीआई को इसकी मंजूरी देने से इनकार कर दिया। संजय रॉय पर महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी का आरोप है। बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार ढाका में मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम के दौरान उर्दू में जिन्ना की कविताएं पढ़ी गईं और कसीदे गढ़े गए। इस कार्यक्रम का आयोजन नवाब सलीमुल्लाह अकादमी की ओर से किया गया था। इस मौके पर ढाका में पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त कामरान धांगल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। स्कॉटलैंड में भी गणेशोत्सव मनाया गया। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग जुटे। इस मौके पर वो गणपति भजन पर थिरकते भी नजर आए। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि लाखों लोगों ने मेरे लिए दुआ की थी। उन लोगों की दुआओं की वजह से आज बाहर आया हूं। जेल की सलाखें उनके हौसले को कमजोर नहीं कर पाई। केजरीवाल ने रिहा होते ही बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुझे जेल में डाला, लेकिन मेरे हौसले और मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। केजरीवाल की रिहाई से जहां आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश है, वहीं बीजेपी केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है।
लेकिन हर कदम पे भगवान ने मेरे साथ दी। आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। जेल से रिहाई के बाद केजरीवाल ने इसे सत्य और संविधान की जीत बताया। देश के अंदर कुछ लोग, कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें देश को अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश कर रही हैं। आज देश के अंदर इलेक्शन कमीशन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ईडी पे कब्जा किया जा रहा है, सीबीआई पे कब्जा किया जा रहा है। हमें इसका मुकाबला करना है दोस्तों। मेरा कसूर यह नहीं है कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया था, मेरा कसूर यह है कि मैंने उन राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। केजरीवाल के जमानत से आम आदमी पार्टी में जश्न है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयां बंट रही हैं, नेता खुश हैं, कार्यकर्ता भी खुश हैं, सब एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की रिहाई को बीजेपी के मंसूबों की हार बता रही है, तो बीजेपी केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। भाजपा के मंसूबों पे पानी फिर गया। वो लोग विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उनका मकसद ही ये है। बेल मिलना है, कोर्ट का प्रोसीजर है, हमें उस पर कोई हैरानी नहीं है। लेकिन जिस तरह की पाबंदी अरविंद केजरीवाल पर लगाई गई है कि आप सीएम के दफ्तर नहीं जा सकते, फाइल साइन नहीं कर सकते, इस केस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, विदेश नहीं जा सकते, तो अरविंद केजरीवाल अगर आप में जरा से भी नैतिकता है तो आपको आज तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है जो मुख्यमंत्री कार्यालय में घुस भी न सकता हो। शराब घोटाले में सीबीआई के केस में मिली जमानत को आम आदमी पार्टी सत्य की जीत बता रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है और शर्त है कि केजरीवाल को जमानत तो मिली मगर दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकेंगे, यहाँ तक कि दिल्ली सचिवालय भी नहीं जा सकेंगे, बिना उपराज्यपाल के निर्देश के किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे, सीबीआई के केस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, इस केस के किसी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे, 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा और निचली अदालत में हर तारीख पर मौजूद रहेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज चाहे बेल दी हुई, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये पाया है कि अरविंद केजरीवाल जी लिप्त हैं इस शराब घोटाले में, इसीलिए उनको ना तो सीएम के ऑफिस जाने के योग्य समझा गया है, ना किसी फाइल पे साइन करने के योग्य समझा गया है। यानी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक बेपरवाह सरकार के एक लापरवाह मुख्यमंत्री हैं। आम आदमी पार्टी ने बार बार कहा कि चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार के सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हथियार है। लेकिन कल तक ये बात सिर्फ आम आदमी पार्टी कहती थी। आज इस बात को देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसलिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं कर रही थी क्योंकि उनके पास कोई सबूत था, इसलिए गिरफ्तार नहीं कर रही थी कि भ्रष्टाचार के पैसे मिले, बल्कि इसलिए गिरफ्तार कर रही थी क्योंकि उन्होंने और लंबे समय तक जेल में रखना चाहती थी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी जंग का बड़ा मुद्दा केजरीवाल की जमानत तो है ही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी भी है जिसमें देश की सबसे बड़ी अदालत ने सीबीआई को फिर से पिंजरे में बंद तोता बताया है। फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सीबीआई सरकार का तोता है। तोता मैना, ईडी, सीबीआई, इनका इस्तेमाल करके आप बाबा साहब के संविधान को खत्म नहीं कर सकते। इनका इस्तेमाल करके आप लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते। इनका इस्तेमाल करके आप दिल्ली की चुनी हुई सरकार को खत्म नहीं कर सकते।
अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी और उनकी लोकप्रियता को खत्म नहीं कर सकते। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हुआ है। कोर्ट कहती है कि आप मुख्यमंत्री के रूप में कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते। जब कुछ कर नहीं सकते तो इस्तीफा दो, किसी और को लाओ। दिल्ली को इतना तकलीफ दे दिया है, कितनी तकलीफें और देंगे अरविंद केजरीवाल आप दिल्ली को। वो व्यक्ति इस्तीफा देने से इनकार कर रहा है जिसके दिल में दिल्ली के प्रति जरा भी दर्द होता। ऐसी परिस्थिति में कोर्ट की ऐसी टिप्पणी, ऐसे निर्णय के बाद नैतिकता में अपने पद से इस्तीफा देता। वैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर भले न जा सके, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव से लेकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और फिर अगले साल दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिसात बिछाने के लिए आजाद हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार में हल्की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 72 अंक फिसलकर 82,891 पर बंद हुआ। इसके साथ ही निफ्टी भी 32 अंक लुढ़ककर 25,356 पर पहुंच गया। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। सोना 1,200 रुपए चढ़ गया। इसके साथ ही दिल्ली में अब 10 ग्राम सोने की कीमत 75,550 रुपए हो गई। चांदी में भी तेजी रही, ये 2,000 रुपए महंगी हो गई और अब राजधानी में 1 किलो चांदी की कीमत 89,000 रुपए हो गई। दिल्ली मेट्रो ने एक दिन में सबसे ज्यादा सफर करने वाले यात्रियों का रिकॉर्ड बनाया है। खबर है कि बीते 20 अगस्त को दिल्ली मेट्रो में सबसे ज्यादा 77,48,838 यात्रियों ने सफर किया, जबकि इससे पहले 9, 10, 11 और 12 सितंबर को भी एक दिन में दिल्ली मेट्रो में 70 लाख से ज्यादा यात्री सवार हुए थे। फिलहाल यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए डीएमआरसी ने अपनी सभी लाइनों पर शुक्रवार और शनिवार को एक अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाने का फैसला किया है। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात पेरिस पैरालंपिक में भारत का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों की होगी, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान खिलाड़ियों ने दिल खोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और अपना पैरालंपिक का अनुभव भी साझा किया। देखिए पीएम मोदी से पैरा एथलीट्स की ये खास मुलाकात। बाकी लोगों के लिए आप पीएम का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर, और हम सब के लिए आप पीएम का मतलब है परम मित्र। शीतल की सिग्नेचर मिल जाएगी आज मुझे, तो क्या पहनाना चाहोगे? तो मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम पहनाओ। तुम मुझसे बड़े हो, दिखाई दे। आज मुझे आपको सुनना है। सर मेरा नाम नवदीप है। इस बार जिनकी रील सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई, एक आप है, दूसरा शीतल है। सर मैं F41 कैटेगरी में जेवलिन थ्रो करता हूं सर। दूसरी बार पैरालंपिक पार्टिसिपेट कर रहा हूं सर। मेरा इवेंट है ना सबसे लास्ट दिन था सर, और मैं तकरीबन 21 तारीख को चला गया था सर उधर। तो जैसे ही मेडल आने शुरू हुए ना सर, तो एक मन में घबराहट होनी शुरू हो गई कि सबके आ रहे, मेरा क्या होगा। तो सर पर फिर भी सर जैसे सीनियर एथलीट्स थे सर, जैसे सुमित भाई था, अजीत भाई साहब थे, संदीप भाई साहब थे, देवेंद्र सर थे, सबसे सर एक एक दिन मिलके सर एक्सपीरियंस गेन किया सर कि आप कैसा फील करते हो, मेरे को क्या करना चाहिए। नमस्कार सर, मेरा नाम योगेश कथुनिया। मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ 2 बार। तो मैं अपना एक्सपीरियंस सर एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। एक्सपीरियंस नहीं है, वो है कंसिस्टेंसी। वो कंसिस्टेंसी सर आपकी वजह से आई है, क्योंकि आपने जो डिफरेंट स्कीम्स इंडिया में लॉन्च करी है, चाहे वो टॉप स्कीम्स हो, खेलो इंडिया स्कीम्स हो,
NCOs हो, वो सर आपकी वजह से है कि आज हम सारे 29 मेडल्स लेके आए हैं। और सर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, बाकी लोगों के लिए आप PM का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर, और हम सब के लिए आप PM का मतलब है परम मित्र। वाह, मुझे ये पद आपने दिया, बहुत अच्छा लगा। मैं भी चाहता हूं जी, सच्चे अर्थ में एक मित्र के रूप में आपके साथ काम करता रहूं। सर मैं ब्लाइंड जूडो से कपिल परमार 60 kg खेलता हूं सर। मेरे कोच हैं, उनका भी, मेरे मनोहर अंजार जी, उनका बहुत आशीर्वाद दिया है, क्योंकि हम लोगों को संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि सर हम हर कहीं टकरा जाते हैं और कोई हमसे आके टकरा जाता है, तो मैं उनसे पूछता हूँ आप ब्लाइंड हो कि मैं ब्लाइंड हूँ। जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ से जाने से पहले बात हुई थी, एक्चुअली हम दोनों में ये बात होती थी कि ट्रैक को पहला मेडल कौन देगा। तो फिर जब इवेंट लिस्ट आई तो उसमें पता चला प्रीति का इवेंट पहले है, तो हम श्योर हो गए थे कि पहला मेडल तो यही देगी। तो जब हम यहाँ पे आए तो उससे पहले ये गज्जू मतलब ये कोच बोल रहे थे कि तुम्हें 1 महीने का रेस्ट दिया जाएगा। फिर उसके बाद जब अभी हम यहाँ पे आए, अभी हम सुबह ही बात चल रही थी, तो सुबह मेरे से बोल रहे थे कि एक वीक का रेस्ट मिलेगा और उससे ज्यादा का नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला क्यों नहीं मिलेगा, तो बोल रहे ब्रॉन्ज मेडल पे इतना ही मिलता है। अब तुझे खाना नहीं मिलेगा। सबका मूड देख करके मुझे अच्छा लगा। वरना मैंने कुछ लोगों का देखा है कि दूसरी ओलंपिक आने तक चेहरे पर हंसी ही नहीं आती है। क्यों, तो वो पिछली ओलंपिक में रह गया था। वो मुझे दृश्य यहाँ नजर नहीं आ रहा है। मतलब मुझे लगता है नेक्स्ट ओलंपिक भी आप जीत चुके हैं। तो साथियों, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बधाई, धन्यवाद। तुमसे तो डर के रहना पड़ेगा। वणक्कम, बहुत अच्छा किया इस बार। आइए, वो सारे वहाँ पर टीम सदस्य हैं। अच्छा, सब जोड़ दिया है। पैरालंपिक से सारे न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली वालों को मिलने जा रही सौगात की। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भारी भरकम ट्रैफिक चालान के जुर्माने से राहत देने का फैसला किया है। इस प्रस्ताव पर अब LG की मुहर लगने का इंतजार है। दिल्ली सरकार ने आम लोगों से ट्रैफिक नियम उल्लंघन से जुड़ा जुर्माना भरवाने के लिए चालान राशि पर 50% की छूट दे दी। ये छूट मोटर वाहन अधिनियम की विशिष्ट धाराओं के तहत अपराधों पर लागू होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम की कुछ धाराओं के तहत कुछ ट्रैफिक अपराधों के लिए चालान राशि का 50% जुर्माना वसूलने का फैसला किया है। इस प्रावधान का मकसद लोगों को ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए प्रोत्साहित करके उनके लिए सुविधा सुनिश्चित करना है। इससे लंबे कानूनी विवादों से बचा जा सकेगा और अदालतों और परिवहन विभाग के कामकाज में कमी आएगी। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि किसी भी मौजूदा चालान के लिए अधिसूचना के 90 दिनों के भीतर या अधिसूचना के बाद जारी किए गए चालान के लिए 30 दिनों के भीतर अपराधों का निपटारा किया जाना चाहिए। सरकार एक नई योजना ला रही है जिसके अंदर 50% जो है वो वेव ऑफ कर दिया जाएगा। इससे क्या असर होने वाला, क्या असर दिखेगा आने वाले समय पर? अभी मैडम हमारे पास तो कोई ऐसा ऑर्डर आया नहीं, जब आ जाएगा तब देखेंगे। तो लोगों को राहत मिलेगी अगर ऐसा ऑर्डर आता है तो? लोगों को राहत तो अब भी मिली हुई है। अगर किसी का चालान भरने की स्थिति में नहीं है तो लोक अदालत में जा सकते हैं। उसको लोक अदालत का लगा के, जैसे अभी परसों लोक अदालत है उसमें ला सकते हैं। मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर है, जितने का वो चालान करें, छूट कर देते हैं मोस्टली। जी मैडम, अगर इस तरीके के प्रस्ताव को अगर मंजूरी मिलती है तो ये तो हमारे लिए बहुत राहत की खबर है। जितने भी बिल मतलब चालान है हमारे, वो आधे में भर देंगे हम लोग। अच्छी बात है हमारे लिए बहुत राहत की खबर है। दिन में कितने चालान कट जाते हैं?
दिन में कोई लिमिट नहीं मैम, चालान कटते ही रहते हैं। अगर गाड़ी कहीं पे लगा देते हैं तो फोटो खींच देते हैं, नेक्स्ट डे चालान आ जाता है 500, 300, 1000, 1500, कोई लिमिट नहीं है चालान। अब तक के कोई पेंडिंग चालान है आपके? नहीं, अब तक के तो पेंडिंग चालान कोई नहीं है, बट थे पहले भर रखे हैं। पहले भर रखे हैं, लेकिन अगर अब जो राहत आने वाली है दिल्ली के लोगों को, जो ये राहत मिलेगी इस प्रस्ताव के बाद, मिलती तो कितना आराम रहेगा आप लोगों के लिए? आराम की बात है, बढ़िया बात है, ठीक है। अगर ये प्रस्ताव आ जाता है तो अच्छा है। ये तो बहुत राहत की बात है, क्योंकि मेरा खुद का भी 7000 का पेंडिंग है। 7000, 50% ऑफ। हाँ जी, तो राहत की तो बात आई, क्योंकि मिडिल क्लास से आते हैं तो इसमें भी 50%, क्योंकि कुछ कमाते हैं तो गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है ये चीज़। तो 7000 का पेंडिंग है। आप ये बताइए कितनी राहत की खबर है? अच्छी है, राहत हो जाएगी, कुछ मिल जाएगी राहत। इंसान को ऐसे पब्लिक सब हर जहाँ जाना रहता है वहाँ जल्दी जाना रहता है, फिर भी चलने में चालान पुलिस कट जाती है, उससे तो राहत मिलेगी ना 50% से। कोई पेंडिंग चालान है? अभी प्रॉपर है मेरा 8000 का। 8000 का, लेकिन तो प्रस्ताव अगर ये पास हो जाता है तो कितनी राहत की खबर होगी? बहुत ही राहत होगी हम राइडरों के लिए। तो मैम पर डे का काम फील्ड का ये डेली 1 से 2 चालान हो ही जाता है। व्हाट्सएप ने पेश किया नया फीचर। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चले डिजिटल गली। डीआरडीओ और नौसेना को बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल सतह से हवा में मार करने वाली VLSRSAM यानी वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया। ये टेस्ट ओडिशा के चांदीपुर में हुआ। इस टेस्ट के दौरान कम ऊंचाई पर उड़ रहे तेज गति वाले एक हवाई लक्ष्य पर निशाना साधा गया। इस कामयाबी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी DRDO और नौसेना को बधाई दी। ये पूरी तरह स्वदेशी मिसाइल है। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर पेश किया। खबर है कि अब मेटा AI के साथ सेलिब्रिटी वॉइस का सपोर्ट मिलेगा। इसके जरिए किसी भी सेलिब्रिटी की आवाज में आपसे बात की जाएगी और आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे। इतना ही नहीं, यूजर्स ये तय कर सकते हैं कि उन्हें किस सेलिब्रिटी की आवाज में AI का इस्तेमाल करना है। मोटोरोला अपने ग्राहकों को अगले हफ्ते एक और तोहफा देगी। दरअसल वो 16 सितंबर को नया स्मार्टफोन Edge 50 Neo पेश करेगी। इसकी बिक्री ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट के जरिए होगी। इस स्मार्टफोन के साथ 5 साल के सिक्योरिटी अपग्रेड मिलेंगे। उत्तर कोरिया ने परमाणु बम बनाने की तैयारी की तेज। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश और दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। UN से भारत के लिए अच्छी खबर आई। दरअसल अमेरिका ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट देने की मांग का फिर समर्थन किया। लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव की मांग की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि भारत की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है और अमेरिका UN में भारत को शामिल किए जाने की मजबूती से वकालत करता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपीय देशों को 2 टूक सुनाई। दरअसल उन्होंने इस तर्क को खारिज किया कि ब्रिक्स गैर जरूरी संगठन है। इस संगठन में रूस, चीन और भारत भी शामिल हैं। जयशंकर ने ये बात स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एक बातचीत के दौरान कही। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि अमेरिका समेत दूसरे पश्चिमी देश G20 के रहते हुए जब G7 बना सकते हैं तो ब्रिक्स क्यों नहीं बन सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने कार्यकाल में आखिरी बार क्वाड संगठन की बैठक की मेजबानी करेंगे। ये बैठक अगले हफ्ते डेलावेयर में उनके निवास स्थान पर होगी। क्वाड संगठन में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका शामिल हैं। इसी साल नवंबर में वहां चुनाव है, लिहाजा बाइडेन आखिरी बार इस बैठक की मेजबानी करने वाले हैं। उत्तर कोरिया ने परमाणु बम बनाने की तैयारियां तेज कर दी। दरअसल वहां के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने प्रतिबंधित यूरेनियम संवर्धन प्लांट का दौरा किया। इतना ही नहीं, इस यूरेनियम साइट की तस्वीरें उत्तर कोरिया की ओर से जारी भी की गई। अपने इस दौरे में किम ने परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम संवर्धन बढ़ाने का निर्देश दिया। थाईलैंड के चियांग रे प्रांत में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। ऐसे में वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई रिहायशी इलाके पानी से घिरे हुए हैं, लिहाजा प्रभावित लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। भारतीय हॉकी टीम और पाकिस्तान के बीच शनिवार को होगा मुकाबला। खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए चलें खेल चक्कर। भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए तैयारी शुरू कर दी है। चेन्नई के M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में खिलाड़ी जुटे। इस दौरान कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली समेत दूसरे कई खिलाड़ी वहां मौजूद रहे। वहीं नए गेंदबाजी कोच मोर्ने मोरकल और सहायक कोच अभिषेक नायर भी टीम के साथ जुड़ गए। महिला T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी मुंबई लाई गई।
इस दौरान वहां भारतीय क्रिकेट जगत से जुड़ी कई हस्तियां और युवा शामिल रहे। वहीं दिग्गजों ने माना कि अब महिला क्रिकेट में मौके बढ़े हैं और T20 से महिला क्रिकेट में काफी विस्तार आया है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय हॉकी टीम और पाकिस्तान के बीच शनिवार को मुकाबला होगा। ये भारत का आखिरी लीग मुकाबला है। वो चारों मैचों में जीत दर्ज कर पॉइंट टेबल में टॉप पर है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में दलीप ट्रॉफी मुकाबले में इंडिया सी की टीम ने पहली पारी में 525 रनों का विशाल स्कोर बनाया। हालांकि इसके बाद इंडिया बी ने भी संभली शुरुआत की और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक उसने 124 रन बना लिए। दिग्गज फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के कुछ पदाधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग उठाई। साथ ही हाल में राष्ट्रीय टीम के खराब प्रदर्शन के लिए महासंघ को जिम्मेदार ठहराया। बाईचुंग ने कहा कि अब कुछ बदलाव का समय आ गया है। हाल में भारत का सीरिया और मॉरिशस के खिलाफ खराब प्रदर्शन रहा था। इसी के साथ न्यूज पक में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।